तो जिस तरह हर सेक्टर को बजट से अच्छा फंड मिलने की उम्मीद रहती है, यही उम्मीद लेकर डिफेंस सेक्टर भी वित्त मंत्री के सामने खड़ा है। और इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में डिफेंस सेक्टर पर ज्यादा फोकस रख सकती हैं। बजट में डिफेंस पर फोकस बढ़ने की वजह भी हैं। हमारा रक्षा खर्च लगातार बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा मिलिट्री खर्च भारत का ही है। इस खर्च की आपूर्ति करने के लिए बजट आवंटन बढ़ाना भी जरूरी है। और इसके अलावा बीते कुछ वक्त में पाकिस्तान और चीन की तरफ से भी भारत के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। ऐसे में किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने की खातिर हमारी सेनाओं को भी तैयार रहना होगा। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसके लिए हमें स्वाभाविक तौर पर ज्यादा बजट की आवश्यकता होगी। साथ ही भारत ने अब डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए भी कई कदम उठाए हैं और इस दिशा में काफी आगे बढ़ने की कोशिश की है। स्वाभाविक रूप से इस दिशा में भी हमें ज्यादा एलोकेशन चाहिए होगा। सरकार इस बजट में इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा करने पर भी फोकस कर रही है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि मौजूदा रक्षा बजट को करीब डबल कर दिया जाना चाहिए। रक्षा बजट को देश की जीडीपी का 3% किया जाना चाहिए, ये डिमांड रही है। मौजूदा वक्त में रक्षा बजट जीडीपी का 2% ही है। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने रक्षा क्षेत्र को 5,25,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। यह राशि पिछले वर्ष के बजट के मुकाबले 37,000 करोड़ रुपए यानी कि 10% ज्यादा थी। यह हाल ही के वर्षों में रक्षा बजट में सबसे बड़ी बढ़ोतरी में से एक थी। अब इस बार भी बजट में रक्षा बजट में कम से कम 10% की बढ़ोतरी की उम्मीद जाहिर की जा रही है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी बजट में आयात पर निर्भरता घटाने पर फोकस रह सकता है। इसके साथ ही डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को और भी मजबूत करने का इंतजाम किया जा सकता है। लेकिन रक्षा मंत्रालय की ओर से सेनाओं के लिए जो डिमांड रखी जाती है, अक्सर उससे कम ही रकम मिलती है। पिछले बजट में जो प्रोजेक्शन रखा गया था और जो पैसा मिला, उसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए का अंतर था। अब जानकार ये मानते हैं कि इस साल भी यही ट्रेंड रह सकता है, यानी कि जितनी हमारी जरूरतें हैं संभवतः उससे कम ही हमें एलोकेशन मिले। रक्षा के मद में जो रकम मिलती है उसका 1/4 से ज्यादा हिस्सा जो है वो पेंशन में चला जाता है, सैलरीज में भी जाता है एक बड़ा हिस्सा। सेनाओं को आधुनिक साजो सामान देने के लिए इसीलिए कम रकम बच जाती है। पेंशन का खर्च पिछले करीब 20 बरस में 10 गुना बढ़ गया है। हाल ही में 1 रैंक 1 पेंशन का दायरा भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा सरकार डिफेंस के लिए स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप तैयार करने में भी जुटी हुई है। और सरकार ने 2025 तक एरोस्पेस और डिफेंस उत्पाद और सर्विसेज का टर्नओवर $25 अरब करने का लक्ष्य भी रखा है। इसमें $5 अरब का एक्सपोर्ट भी शामिल है। यानी कि रक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी मौजूदा वक्त की आवश्यकता है। तो क्या ये बढ़ोतरी मिलेगी? और तो ये तो देखिए, जो हमारा जो मौजूदा डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसकी सैलरीज और पेंशन के लिए, उसके रेगुलर खर्चों के लिए तो हमें एलोकेशन चाहिए ही चाहिए। साथ ही में जो हमने जिस बात का सबसे जिक्र किया और जिस बात पर सबसे बड़ा फोकस भी है, वो है आत्मनिर्भरता हासिल करना डिफेंस सेक्टर में। उसके लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट पार्टनरशिप पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है गवर्नमेंट ने। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए स्वाभाविक रूप से सरकार को और इनोवेटिव कदम उठाने होंगे, एलोकेशंस बढ़ाने होंगे, इंसेंटिवाइज करना होगा इस सेक्टर को। तब जाकर जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं वो और ज़्यादा आकर्षित होंगे और उनका भी इसमें मुनाफा होगा। इसीलिए सरकार को अब डिफेंस पर एक अलग अप्रोच लेकर आने की आवश्यकता है। शुरुआत इसकी हो चुकी है, लेकिन क्या इस बार के बजट में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दिखेगा? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के प्रेसिडेंट एसपी शुक्ला सर हमारे साथ हैं। शुक्ला सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ PSDCCI में डिफेंस और HLS कमेटी के को चेयरमैन MK गुप्ता सर हमारे साथ हैं। गुप्ता सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्ला सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा, जो रेगुलर खर्चे हैं, पेंशन हैं, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, उस पर हम नहीं जाएंगे। सरकार का जो फोकस है कि डिफेंस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, उसके इस वक्त मौजूदा पेन पॉइंट्स क्या है सर, जिस पे इस बजट में सरकार को फोकस करना चाहिए? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया। वेलकम सर। देखिए, अधिकांश पेन पॉइंट जो हैं वो पिछले कुछ वर्षों में हटाए जा चुके हैं। यदि आप देखें तो डिफेंस इंडस्ट्री, बोथ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर,
इनकी जो छोटी मोटी निगलिंग प्रॉब्लम्स थी, जिनकी वजह से इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सा पेस स्लो होता था, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि पिछले कुछ वर्षों में अधिकांश चीज़ें टेकन केयर हो चुकी हैं। उसके बारे में अब सोचने की आवश्यकता कम हो गई है। अब जो सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर कहती रही है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, कि अब समय आया है जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, जो ऑर्डरिंग प्रोसेस है, जो बजटिंग प्रोसेस है, उसको थोड़ा एक्सपेडाइट किया जाए। ऑलरेडी यदि आप देखें तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पर फोकस बहुत अधिक रहा है। पिछले 3-4 साल में हर साल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, वो धीरे धीरे 50% से बढ़कर 68% आ चुका है। यानी आज 2/3 जो प्रोक्योरमेंट है वो अपने देश में होता है और 1/3 प्रोक्योरमेंट बाहर से होता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हमारी पहली जो आशा है इस डिफेंस बजट से, कि डिफेंस बजट में सेपरेट लाइन आइटम रहेंगे, जिससे कि मेक इन इंडिया, जो आत्मनिर्भर भारत है, उसका शेयर धीरे धीरे अब 68 से बढ़ाकर 75 और 80 की तरफ ले जाना है, जिससे कि इंपोर्ट केवल 20% रह जाए। ये हमारी पहली आशा है। और दूसरी आशा ये है कि विद इन जो डिफेंस बजट है उसमें सब डिवीजन होना चाहिए, कि हमारा टारगेट होगा कि प्राइवेट सेक्टर से हम क्या प्रोक्योर करें। प्राइवेट सेक्टर जो है रिलेटिवली न्यू एंट्री है। पिछले कुछ ही वर्षों से प्राइवेट सेक्टर पर फोकस आया है। पहले केवल डीपीएसयूज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेट करती थी। अब वी हैव मेड अ लॉन्ग प्रोग्रेस, काफ़ी काम हुआ है। जो हमारी चारों पांचों लार्ज कंपनीज और लगभग 500 मीडियम एंड स्मॉल कंपनीज जो कि हमारे सोसाइटी के मेंबर हैं, काफ़ी काम किया गया है कि देश में अधिक से अधिक चीज़ बनाई जा सके। तो अभी इंटरनल टारगेट जो मिनिस्ट्री का है वो 25% है कि प्राइवेट सेक्टर का शेयर रहे। अब ये आशा होनी चाहिए कि अगले कुछ वर्षों में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का शेयर लगभग हाफ हो जाए, 50-50। इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक सेक्टर से प्रोक्योरमेंट कम होगा, केवल ये है कि जैसे जैसे इंक्रीज होगी मेक इन इंडिया में, अधिकांश जो है प्राइवेट सेक्टर अधिक से अधिक उसमें पार्टिसिपेट करेगा। यही चीज़ तीसरी एक्सपोर्ट्स में है। बहुत प्रशंसा की बात है कि हमारी इंडस्ट्री ने पिछले 5 साल में 7 गुना एक्सपोर्ट किए हैं। हमारा जो एनुअल एक्सपोर्ट है डिफेंस का 7 टाइम्स हो चुका है। उसको और आगे बढ़ाना है। आज की तारीख में 85 से 90% एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज करती हैं। उसकी तारीफ ये है कि काफ़ी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन की है गवर्नमेंट ने, तो एक्सपोर्ट करना आसान हो गया है। वहाँ पर हमारा कंटिन्यूस फोकस है। बजट के बाहर भी काफ़ी एक्शन होनी है, जो कि काफ़ी कोऑर्डिनेशन के साथ फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ होती हैं। लेकिन बजट के भीतर जो मेन आइटम है वो यही है कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए 10-12% की वृद्धि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में। दूसरा, लोकल प्रोक्योरमेंट का शेयर 68% से बढ़ाकर 75-80 की तरफ ले जाना है। और तीसरा, प्राइवेट शेयर का सेक्टर धीरे धीरे 50% की तरफ ले जाना है, जो कि आज 25% है। ये 3 चीजें मिलकर देश को हमें आत्मनिर्भर बनाना है इस क्रिटिकल सेक्टर में। बिल्कुल, मुझे लगता है ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण डिमांड हैं, बड़ी क्रिटिकल डिमांडें हैं पूरे सेक्टर, और ख़ास तौर से प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है उसको और ज़्यादा वृहद करने के लिहाज से। गुप्ता सर, इसके अलावा भी सरकार ने जो कुछ मजबूत कदम उठाए हैं, जो सरकार कहती है उसमें लाइसेंसिंग नॉर्म्स में रिलैक्सेशन देने की बात कही है सरकार की ओर से। कहा जाता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पॉलिसी ऑन एक्सचेंज रेट वेरिएशन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा एक सेपरेट हेड बनाया गया है डिफेंस बजट में डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए। इस तरह के कुछ सरकार कहती है कि हमने बड़ा इंपॉर्टेंट कदम उठाए, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि अभी शुक्ला सर भी कह रहे हैं कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन का बढ़ने का अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है। क्या ऐसा करना चाहिए कि हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखें? स्वाभाविक रूप से वो जो हमारे गवर्नमेंट जो एंटिटीज़ हैं उनके प्रोक्योरमेंट पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़ते हुए, लेकिन प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए
हमें क्या करना होगा सरकार को? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो हमें मौका देने के लिए कि वेलकम सर। यहाँ आके और अपने विचार प्रस्तुत करें। थैंक यू वेरी मच। मैं वो पॉइंट्स रिपीट नहीं करूँगा जो शुक्ला जी ने कहा, तो दे वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बेसिक पॉइंट्स। मैं कुछ और पॉइंट्स जो हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो शुक्ला जी ने भी कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस बिल्ड अप द कैपेसिटी, टू बिल्ड अप द कैपेबिलिटीज़, उसकी यूटिलाइजेशन के लिए हमें गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो है वो इमीडिएटली ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स चाहिए। ये तो सबसे बेसिक सी बात है। दूसरा, हमारे को जो है यहाँ टारगेट जो है गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट का दिया है $5 बिलियन का बाय 2025, ये बात सही है कि कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती विदाउट एक्सपोर्ट्स, लेकिन डिफेंस ऐसा सेक्टर है कि हमें लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स चाहिए फ्रॉम आवर ओन फोर्सेज टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग्स फॉरेन बायर्स। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ पहले लोकली प्रूव करें, तो हमारे जो फॉरेन बायर्स हैं उनमें भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तीसरा, मैं एक इसमें और गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि डिफेंस सेक्टर की PLI स्कीम को आप जो है वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ें विद इन द कंट्री। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी सेक्टर्स में जहाँ जहाँ PLI स्कीम आई है गवर्नमेंट की, वहाँ वहाँ हमने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़बरदस्त बूस्ट देखा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, जहाँ की बिकॉज PSD जो है हमारा वो MSME बेस्ड चैम्बर है, तो ये हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में हमारे R&D की जो है वो फैसिलिटीज़ बहुत पुअर हैं। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम लेके आए थे, डिफेंस टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। अच्छा। ये बेसिकली ये टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ विद इन द कंट्री फॉर प्राइवेट सेक्टर एज अ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के लिए रूप में उसको प्रस्तुत किया गया था। और ये स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाएगा फॉर डिज़ाइन, फॉर प्रोडक्शन इन द डिफेंस इंडस्ट्री लोकली। और ये हमारे MSMEs को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो बहुत करोड़ों रुपए के टेस्टिंग इक्विपमेंट्स लगाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करना। शायद ऐसा देखा जा रहा है कि पॉसिटिव फंड्स के कारण ये टेक ऑफ नहीं हुआ है, तो इसको भी जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। बिल्कुल सर। एक नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहूँगा कि रॉडटेप स्कीम जो है वो, क्योंकि अब डिफेंस के जो एक्सपोर्ट्स हैं बढ़ती जा रही हैं, वो अभी एक्सपोर्ट जो है डिफेंस के एक्सपोर्ट को कवर नहीं कर रहा। तो जितने भी हमारे टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं वो हमारी कॉस्ट में फैक्टर इन हो रही हैं। तो जो अगर हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो रॉडटेप स्कीम जो है वो हमारे को जो है वो डिफेंस सेक्टर में भी फॉर एक्सपोर्ट्स लागू करनी पड़ेंगी। वी नीड, हमें इसमें R&D में जो है प्राइवेट सेक्टर में, पिछली बार गवर्नमेंट ने कहा था कि 25% जो है R&D का जो है बजट वो प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन अभी इसकी शायद कहीं ना कहीं कोई इम्प्लीमेंटेशन में कुछ दिक्कत हैं, वो भी हमें इसको विचार करके और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुप्ता सर आपने जो उठाया, और यही मेरा अगला जो सवाल था वो यही था। वो आप ही का मैं पॉइंट ले रहा हूँ गुप्ता सर, और आगे बढ़ाते हुए मैं शुक्ला सर के पास जा रहा हूँ। R&D पर फोकस करना होगा आपको, लेकिन क्योंकि कहा जाता है अगर आपको प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाना है तो फिर इंडस्ट्री, स्टार्टअप और एकेडमिक्स, इन तीनों का आपको एक अच्छा इकोसिस्टम बनाना होगा। अब पिछली बार हम देख रहे हैं जो ओवरऑल बजट था उसमें R&D का हिस्सा मेरे ख्याल से 1% भी नहीं था, उसको बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो फंड था इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंस, IDEX जिसे कहा जा रहा था, उस पर बढ़ाने की बात कही जा रही थी। तो ये कितना क्रूशियल होगा कि हम R&D पर इस बार फोकस करें सर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, R&D जो है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक बेसिक रिसर्च, दूसरा अप्लाइड रिसर्च और दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट। बेसिक रिसर्च ये समझिए कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एडवांस्ड रिसर्च कर रहे हैं फॉर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर रिसर्च होती है 10-10 साल टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट। अप्लाइड रिसर्च वो होती है जहाँ रिसर्च हो चुकी है, अब उसको अप्लाई करना है अपने प्रोडक्ट्स में। और तीसरा होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट। ये तीनों चीज़ें जो हैं दे आर पार्ट ऑफ R&D। गवर्नमेंट ने अभी तक R&D का जो था लास्ट ईयर तक लगभग सारा बजट जो था एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन DRDO के थ्रू किया था, और वो अक्सर ये they used to work in collaboration with both public and private sector. जो
अब फोकस आ रहा है पिछले साल से, वो है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट पर। आपके पास आइडियाज हैं, टेक्नोलॉजी है, अब एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का मेक वन, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ द फंडिंग गवर्नमेंट देती है और बाकी जो है इंडस्ट्री प्लेयर्स देते हैं जिन्होंने बिड किया है और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेक वन में जैसे लाइट टैंक बनना है, एफआई से भी बनना है, आगे चलकर एफआर से भी बनना है। तो इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हो चुकी है। अब जितना जल्दी हम लोग फंडिंग अवेलेबल कर मेक वन प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएंगे, आप देखिएगा कि मेक वन के थ्रू अपने देश में ये कई नए लार्ज प्लेटफॉर्म बनेंगे। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। बिल्कुल, आपको ऐसा लगेगा कि 5 लार्ज कंपनीज, जो कि हर डिफेंस सेक्टर में हर कंट्री में वही 4-5 कंपनीज होती हैं, 5 कंपनीज ज्यादा काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जी। वो 5 कंपनीज के साथ 100-200 मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज काम करती हैं। कुल मिलाकर 5 कंपनियों के साथ 1000 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं इकोसिस्टम के। बिल्कुल, तो जब आप मेक वन पर एक्सपेंडिचर करते हैं तो मल्टीप्लायर ये इफेक्ट होता है कि लार्ज कंपनीज डिफरेंट पार्ट्स जो है सब असेंबलीज के मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को देते हैं। बिल्कुल, पूरे सिस्टम में डेवलपमेंट पर फोकस आता है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं लाइट टैंक की, जिसमें महिंद्रा ने काफी काम किया है, या फिर एफआईसीवी की। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो चाहे वो लाइट टैंक प्रोजेक्ट हो, चाहे एफआईसीवी प्रोजेक्ट हो, आप कम से कम 50 लोगों को डिफरेंट पार्ट्स देंगे। कोई एक्सेल बनाएगा, कोई व्हील बनाएगा, वो सारा एक साथ आता है डिजाइन के हिसाब से और असेंबल होता है लार्ज प्लेटफॉर्म वाले के साथ, जो कि क्वालिटी कंट्रोल, R&D बाकी सब करते हैं। तो यदि हम इन प्रोग्राम्स को मेक वन, मेक टू, IDTM, इन प्रोग्राम्स को फोकस करें तो इमीडिएट रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि वहां रिसर्च हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला सर। आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपने उठाया और मैं इसी इकोसिस्टम की बात कर रहा था। और आप दोनों जिस पूरे इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं यहाँ पर, पूरा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे MSMEs। और ये कहा जा रहा था कि डिफेंस में अगर आप प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं तो MSMEs का काफ़ी इसमें उद्धार हो सकता है और वो हमारी ग्रोथ स्टोरी के में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गुप्ता सर, लेकिन देखने में ये आता है कि जैसा सर भी बता रहे हैं कि 5 बड़ी कंपनियां हैं, उनके साथ हज़ारों MSMEs हैं और सब एक साथ ग्रो करते हैं। लेकिन जैसा आप पहले भी कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट का इतना ज़्यादा शायद कैपेबिलिटीज़ नहीं होती है MSMEs के पास कि अगर आपने उनको अगर थोड़ा सा हेल्प नहीं किया गवर्नमेंट लेवल से, तो शायद वो पूरा इकोसिस्टम शायद वो सस्टेनेबल ना हो पाए। आप त्वरित तो कुछ ऑर्डर्स जो है वो कुछ कर पाते हैं, लेकिन हमारे टारगेट्स तो एक्सपोर्ट के हैं। तो उसमें MSME का भी भला हो, वो एक लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट बनाए रखें इस पूरे इकोसिस्टम में, इसके लिए क्या करना होगा सर उनको? इसके लिए एक वैसे गवर्नमेंट ने लास्ट में जैसे 25% बजट एलोकेशन की बात पिछले बजट में की थी, और जैसा शुक्ला साहब ने बताया कि करीबन 15,000 करोड़ का बजट TDF के रूप में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के रूप में DRDO के पास में पड़ा हुआ है। DRDO मेनली जो है वो अपने ही R&D के प्रोजेक्ट्स को आगे प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के साथ में उसको आगे बढ़ाता है, लेकिन लास्ट बजट के बाद में ये जरूर थोड़ी सी एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर के साथ में भी बढ़ी है। तो मतलब, लेकिन अभी इसको पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि ये TDF रूट जो है वो R&D को पूरा जो है पूर्णता से वो जो है पूरा करता है। इसमें अभी काफ़ी काम करना है। मतलब इंडस्ट्री को मतलब हैंड होल्डिंग चाहिए फंड्स के लिए, R&D के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात लेना चाहूँगा दीपक जी कि रॉ मटेरियल्स जो हैं, सुपर अलॉयज, अलॉय स्टील, टाइटेनियम अलॉयज, ऑलमोस्ट $1 बिलियन के इम्पोर्ट हो रहे हैं हिंदुस्तान में। जितनी भी फॉरेन OEMs हैं, डोमेस्टिक OEMs हैं, काफ़ी बहुत मतलब ये बड़ा तादाद में इंपोर्ट हो रहा है। ऑलरेडी रिकमेंडेशंस PhD चैम्बर और बाकी इंडस्ट्री चैम्बर्स ने भी मतलब की हैं इसको इमीडिएटली बंद किया जाए इंपोर्ट्स, जहाँ भी कैपेबिलिटीज़ इंडिया में, कंट्री में अवेलेबल हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, ऑलमोस्ट लाइक $1 बिलियन की इंपोर्ट को आप जो है रॉ मटेरियल्स के रूप में लोकली परचेज कर सकते हैं। आप ये भी आपको जान के अच्छा खुशी होगी कि इसके साथ साथ में डिफेंस ऑफसेट्स करीबन $10 बिलियन के पड़े हुए हैं।
अभी डिफेंस मिनिस्ट्री में। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोकल इंडस्ट्री के लिए कि आप जितने भी इंडिजिनाइजेशन करेंगे तो ये सारा डिफेंस ऑफसेट्स में सारा ये एक्सपोर्ट माना जाता है। तो दिस इज अगेन ए बूस्ट टू द लोकल इंडस्ट्री विच आई थिंक गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली इम्प्लीमेंट एंड मोर आइटम्स को ये जो है बैनिंग लिस्ट में डाला जाए, जिससे कि लोकल इंडस्ट्री की जो कैपेबिलिटीज जो हैं उनको ये फुल्ली एक्सप्लॉइट किया जाए, जिससे उनको भी ऑर्डर। मुझे लगता है बिल्कुल ये बहुत प्लेन सी बड़ी बेसिक से डिमांड है कि आपको अगर देखिए एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है, देखिए गवर्नमेंट का इंटेंशन है आत्मनिर्भर डिफेंस के क्षेत्र में होने का। सबसे बड़ी बात है, आप लोगों से बात करके मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी तैयार है, चाहे वो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं चाहे वो एमएसएमईज भी हैं। हम मेक 2 की बात करें जो इंडस्ट्री फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे हम मेक 1 की बात करें जो जॉइंट फंडिंग होती है एमओडी और इंडस्ट्री की, सब जगह तैयारी है। बस एक अच्छे इंटेंशन की आवश्यकता है। अगर वो पुश मिल जाए तो मुझे लगता है ये इकोसिस्टम जो ग्रो करेगा, जो हमने आज का सवाल रखा है, आज का हमने जो टॉपिक रखा है कि जो भारत की जो विकास की गाथा है उसमें जो डिफेंस सेक्टर जो बूस्टर का काम करेगा वो अभूतपूर्व होगा, हमारे सामने ही होगा। लेकिन एक जरा सा पुश चाहिए सरकार की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ इस बजट में देखने को ये सब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। गुप्ता सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए।